क्वेश्चन नंबर 30 भी करेंगे अब हम। 30 ऐसे ही क्वेश्चन है जब से अब तक करते आ रहे हैं। लाल एंड पाल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:7 ऑन 1st April 2019 देयर फर्म वाज डिसॉल्व्ड। तो 2019 अप्रैल 1, अब तक किसी भी क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी थी, लेकिन आगे पार्ट नंबर डालेगा। After transferring assets and liabilities, you are given the following information. A creditor of rupees 3 lakh accepted machinery of 5 lakh and paid 1,140,000. अब पढ़ो ध्यान से। एक क्रेडिटर ने 3,60,000 के बदले 5 लाख दे दिए, क्योंकि इसमें कहीं फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है और क्योंकि मशीनरी जो थी जो वो लेकर गया वो ज्यादा की है, इसलिए क्रेडिटर ने हमें 1,40,000 दे दिए। हमने नहीं दिए हैं, क्रेडिटर ने हमें दिए हैं। तो नॉर्मली क्रेडिटर्स को हमने पे किया, बदले में मशीनरी दी और हमें कैश मिला। अगर आप एक नॉर्मल एंट्री करोगे किसी और चैप्टर में या लास्ट ईयर 11th में, तो क्रेडिटर्स कम हो रहा है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और मशीनरी जा रही है तो टू मशीनरी आ जाएगा। क्रेडिटर्स में 3,60,000, कैश में 1,40,000 और मशीनरी में 5 लाख। लेकिन हम क्रेडिटर्स और मशीनरी तो लिख ही नहीं सकते, तो उनकी जगह हमें रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा। डेबिट में भी रियलाइजेशन, क्रेडिट में भी रियलाइजेशन। तो ये कैसी एंट्री हुई कि एक ही एंट्री में रियलाइजेशन भी डेबिट हो रहा है और रियलाइजेशन ही क्रेडिट हो रहा है। तो ये बात ध्यान रखो। इसके लिए मैंने स्पेशली एक पॉइंट समझाया था, जब भी कोई क्रेडिटर या किसी भी तरह की लायबिलिटी, खाली क्रेडिटर नहीं, बिल्स पेबल के बदले या बैंक लोन के बदले कोई एसेट चला जाता है, तो उस चीज की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते, ना एसेट जाने की ना लायबिलिटी की पे करने की। उसके अलावा जो होता है, अगर कोई कैश पेमेंट दी जा रही है या ली जा रही है तो उसकी ट्रीटमेंट होगी। तो ये जो 1,40,000 हमें मिला है, इसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। कैश या बैंक जो भी लिखना चाहो, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर जैसे मैंने आपको समझाया उस हिसाब से सोचोगे तब भी ये एंट्री बनेगी। रियलाइजेशन डेबिट में भी आएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट में भी आ जाएगा, लेकिन जहां डेबिट वाले में अमाउंट 3,60,000 होगी और क्रेडिट वाले में 5 लाख, इसलिए एक ही रियलाइजेशन आएगा 1,40,000 का। बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स फॉर फाइनल सेटलमेंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स फॉर सेटलमेंट लिख दो, बस सेटलमेंट के लिए पैसा मिल गया। ये पार्ट है आपका ए पार्ट। और ये भी ध्यान रखा करो, 1 2 3 दिया तो 1 2 3, एबीसी दिया है तो एबीसी फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, वही लिखा करो। बी पार्ट, एक और क्रेडिटर है 50,000 का, उसने स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया है 45,000 में इन फुल सेटलमेंट। स्टॉक कम का है लेकिन उसने फुल सेटलमेंट में मान लिया है, यानी वो स्टॉक लेने के बाद आपसे ना कुछ मांगेगा ना आपको कुछ देगा, तो इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। कोई एंट्री क्यों नहीं होगी, ये बात पिछले पॉइंट में समझाई, फिर डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली क्या एंट्री होती है इसकी, क्रेडिटर्स कम हो गए और स्टॉक चला गया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। क्रेडिटर्स की जगह भी रियलाइजेशन आएगा, स्टॉक की जगह भी रियलाइजेशन आएगा, जो आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ब्लैंक छोड़ने पर एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ब्लैंक छोड़ने का मतलब है आपको नहीं आता। सी पार्ट, एक और क्रेडिटर है 90,000 का, उसने 45,000 तो कैश ले लिया और 45,000 की इन्वेस्टमेंट ले ली फुल सेटलमेंट में। तो क्रेडिटर्स को हमने कैश दिया और इन्वेस्टमेंट दी। तो क्रेडिटर को जब भी आप कोई एसेट दोगे, तीसरी बार आ रहा है, आप उसकी कोई एंट्री नहीं करोगे। अगर कोई एसेट दोगे, काइंड कैश भी एसेट ही होता है, लेकिन कैश में पे करोगे या कोई पार्टनर लेके जाएगा तो उसकी एंट्री होगी। तो जो हमने 45,000 क्रेडिटर्स को पे करे हैं सिर्फ उसकी एंट्री होगी, और क्रेडिटर्स की जगह आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट 45,000 being payment made to creditors।
being payment made to creditors. लास्ट पॉइंट में कहा है कि डिसोल्यूशन को लॉस हुआ है, डिसोल्यूशन को लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। डिसोल्यूशन का लॉस निकल कर आता है रियलाइजेशन अकाउंट से, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है 15,000 और ये अमाउंट रेशो में 3:7 में 4,500 10,500 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बीइंग लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड।